आज हम लोग क्लास 12th का जैक के द्वारा जारी किया हुआ मॉडल सेट पार्ट 1 जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव है, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव है। उन 40 ऑब्जेक्टिवों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई सेट है जिसमें 2, 4, 6, 8 एलिमेंट है और एक रिलेशन आपका डिफाइंड है कुछ इस तरह से कि जिसके अंदर 2 और 4, 4 और 2, 4, 6 और 6, 4 दिया हुआ है। हम लोग को ये बस चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं कि आखिर ये जो रिफ्लेक्सिव है इसका क्या मीनिंग निकलता है, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है। तो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, तभी तो चेक कर पाएंगे कि आखिर वो रिफ्लेक्सिव होगा ये रिलेशन कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं यहाँ आ रहा है। तो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है उसमें यही होता है कि सेम एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए। सेम एलिमेंट का कहने का मतलब कि अगर मेरा सेट ए का जो एलिमेंट है और सेम एलिमेंट सेट बी के साथ मिलना चाहिए, यानी एक हम कह सकते हैं कि 1 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, जैसे 6 है तो यहाँ 6 नहीं है। सेम का सेम के साथ नहीं है, यानी कि ये जो रिलेशन है इससे साफ मतलब निकलता है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग चेक कर लेते हैं सेकेंड, जिसका नाम है सिमेट्रिक। और जो सिमेट्रिक का कंडीशन जो कहता है वो इसमें ये बताया जाता है कि अगर A और B अगर कोई रिलेशन है बना रहा है कि A B के साथ अगर रिलेशन बना रहा है तो B का भी A के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। अगर A B के साथ रिलेशन बनाता है तो B का भी A के साथ रिलेशन होना चाहिए। और जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के लिए वो आपका सेट में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ भी कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट यहाँ अंदर हम ले रहे हैं ना वो कहाँ का होना चाहिए, तो सेट का होना चाहिए। तो अब इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि A B का अगर रिलेशन है बना रहा है तो B A का रिलेशन होना चाहिए, मतलब जस्ट उल्टा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है ये पूरा अपने आप में एलिमेंट ही है, समझिए पूरा सेट का। तो अगर हम बात करेंगे इसमें कि 2 और 4, तो देख लीजिए 2 और 4 है तो इसका जस्ट उल्टा 4 और 2 भी यहाँ पे है। अगर 4 और 6 है तो इसका जस्ट उल्टा 6 और 4 भी यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऑप्शन 4 था कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि नॉन ऑफ दिस होगा, तो हमारा जो R होने वाला है वो क्या होगा, R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, क्योंकि रिलेशन में दिया हुआ है कि 2 अगर 4 के साथ रिलेटेड है तो 4 भी तो 2 के साथ रिलेटेड है। अगर देखा जाए कि 4 6 के साथ रिलेटेड है तो 6 भी क्या है, 4 के साथ रिलेटेड है। तो यानी हम लोग का जो ऑप्शन सेकेंड होगा यही सही होगा और हम ये कह सकते हैं कि सिमेट्रिक होगा। अब जब रिफ्लेक्सिव को चेक किए नहीं निकला, सिमेट्रिक को चेक किया आ गया, तो ट्रांजिटिव हम लोग चेक करके भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो सही है वही सही कर देना है। अगर रह गया बाकी ट्रांजिटिव को चेक कैसे करते हैं तो उसको हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ट्रांजिटिव को चेक करना होता है तो उसको क्या, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो उसका कंडीशन ये होता है ट्रांजिटिव का कि अगर A और B या B और कोई नया एलिमेंट C अगर ये दोनों रिलेशन में है तो सीधे फिर क्या होना चाहिए, A और C का भी रिलेशन होना चाहिए, बनना चाहिए, A का C के साथ रिलेशन बनना चाहिए, तभी हम लोग इसको बोलेंगे
कि आर क्या है, आर आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि आर क्या है, ट्रांजिटिव है। तो हम लोग का तो यही सेकेंड नंबर वाला ही ऑप्शन निकल गया, क्योंकि सिमेट्रिक था सवाल में 2 4 4 2, जस्ट उल्टा था। 4 6 का साथ बन रहा है रिलेशन, तो 6 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। अगला जो सवाल है सेकेंड क्वेश्चन, उसमें कहता है कि ए के पास ए बी सी है एलिमेंट के तौर पे, और आर जो रिलेशन बना रहा है वो ए का बना रहा है, फिर ए बी का बना रहा है, और फिर ए सी का बना रहा है, और बी सी का बना हुआ है। अगर हम देखें तो रिलेशन कुछ ऐसा बना हुआ है कि रिलेशन के अंदर आ रहा है ए ए, फिर है ए बी, उसके बाद है ए सी, उसके बाद है बी सी। इस तरह का रिलेशन बना रहा है। तो अगर हम लोग पहले सबसे पहले चेक करते हैं किसको, रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, क्या ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन कहता है कि सेम एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए सभी एलिमेंट के लिए, जितने भी एलिमेंट हम लेंगे उस सब सेट में आना चाहिए। तो ठीक है, ए का तो हो गया, ए का तो दिख रहा है, क्या बी का है या फिर क्या सी का है, क्योंकि मेरे पास जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, ए है, बी है और सी है। अगर ए एलिमेंट का ए के साथ मैपिंग हो रहा है तो बी का भी ए बी के साथ मैपिंग होना चाहिए, और सी का भी सी के साथ मैपिंग होना चाहिए। तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, केवल ए का रिलेशन तो बन रहा है, लेकिन बी का साथ और सी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक में। मतलब इस केस में तो आ गया कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब जो दूसरा नंबर है वो क्या है, सिमेट्रिक, उसको चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में ये कहता है कि सेम ऐसे कंडीशन लगा है कि अगर ए और बी बिलोंग्स करेगा आर में, तो बी और ए का भी बिलोंग करना चाहिए आर में, और ऐसा सभी एलिमेंट के लिए लागू होता है, सभी एलिमेंट के लिए लागू होता है। तो यहाँ पे वो भी हमको नहीं दिख रहा है। देख लीजिए, अगर ए बी के साथ है तो बी ए का वाला नहीं है, अगर ए सी का है तो सी का ए वाला के साथ नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि आर जो है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर भी आपका सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का केस कहता है कि यदि ए बी के साथ मैपिंग हो रहा है एंड बी का सी के साथ मैपिंग हो रहा है, तो ए का सी के साथ मैपिंग होना चाहिए, और ऐसा सभी ए बी सी के लिए लागू होता है। तो देख लेते हैं इसको मैच करके कि ए बी के साथ बना रहा है, तो देखिए बी भी सी के साथ बना रहा है, और फाइनली ए सी के साथ भी मैपिंग हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आर जो है ट्रांजिटिव है। तो इस तरह करके हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर का जो है आंसर वो सी होगा, ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए जो केस है वो रिलेशन में दिख रहा है कि ए बी के साथ, फिर बी का सी के साथ, और फिर ए का सी के साथ मैपिंग बन रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव कह देंगे। तो ये मेरा पहला सवाल और दूसरा सवाल है। अब हम लोग तीसरा सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कहता है कि इफ द फंक्शन एफ n to n, यानी इसका सीधा मतलब है कि 2 सेट है, इधर भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है, इधर भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। डिफाइंड एफ एक्स, और फंक्शन डिफाइंड है कि जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर आपका 2x दिया हुआ है। हमें चेक करना है कि ये 1 1 है कि ऑन्टो है, या फिर ये ऑन्टो है बट नॉट ऑन 1 1 है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि आखिर 1 1 का क्या कंडीशन है। तो 1 1 का सीधा कंडीशन है कि जो भी एलिमेंट, जैसे कोई अगर एलिमेंट इधर है 1, इधर 2, इधर 3,
इधर कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ऐसा है, तो इधर का एक एलिमेंट के साथ इसका एक का मैपिंग होना चाहिए, ऐसे एक एक का मैपिंग होना चाहिए, इधर कुछ छूटना नहीं चाहिए। 1 का 1 कैसे किसी के साथ भी ऐसे इसके साथ चला जाए 1 नहीं, 1 1 का मैपिंग होना चाहिए, इधर का 1 उधर का 1। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कंडीशन लगाते हैं कि ऐसे कि अगर ये fx बराबर 2x1 है, इसका मतलब तब x1 बराबर भी क्या हो जाएगा 2x1, और फिर x2 बराबर भी हो जाएगा 2x2। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर ये फंक्शन बराबर होगा, जैसे ये और ये बराबर है, इसका मतलब तब ये और ये भी बराबर होना चाहिए ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2) बराबर है, तो f(x1) का जो रिजल्ट यहाँ पुट कर लेते हैं 2x1 बराबर 2x2, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा तो बन जाएगा x1 बराबर x2। तो ये कंडीशन याद रखना है कि यदि fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा अगर हो गया तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि फंक्शन जो है वो आपका क्या है 1 1 फंक्शन है। ये तो समझ में आ गया, 1 1 तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा ऑन्टो के लिए चेक कर लेते हैं क्या ये ऑन्टो फंक्शन है। तो ऑन्टो के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे 1 1 में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का इधर इमेज मिलना चाहिए, उसी तरह ऑन्टो का कहना है कि इधर का हर एक एलिमेंट इधर मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इधर प्री इमेज मिलना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑन्टो। तो ऑन्टो चेक करने के लिए ये तो 1 1 चेक करने का हो गया कि 1 1 फंक्शन है या नहीं है। हम लोग ऑन्टो को चेक करने के लिए सीखते हैं कि ऑन्टो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑन्टो चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो कंडीशन हमको दिया हुआ था, जो फंक्शन दिया हुआ था कि fx बराबर 2x ये दिया हुआ था, और हम लोग जानते हैं कि fx को ही हम लोग क्या बोलते हैं y मानते हैं, y जानते हैं कि इसी को हम लोग y बोलते हैं। तो ये हो गया आपका y, ये बराबर हो गया 2x। अगर हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि x का तो कुछ भी नंबर हो सकता है, क्योंकि जो भी होगा x आपका नेचुरल नंबर है, और y भी आपका क्या है नेचुरल नंबर है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से y अगर यहाँ से x निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा y बटा ऐसा 2 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा y/2। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू आप कुछ भी नंबर पुट कर दीजिए, यहाँ कुछ भी नेचुरल नंबर पुट कीजिए, तो क्या x का वैल्यू आपका नेचुरल नंबर मिल रहा है वो देखिए। तो अगर हम लोग y का यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1, तो देखो x का वैल्यू निकल जाता है 1/2। अब 1/2 क्या नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो कहता है सीधे कि 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि n तो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में, y तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, लेकिन फिर x क्या हो रहा है यहाँ पे बिलोंग्स नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर में, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसका हर एक प्री इमेज, इसका हर एक जो इमेज है उसका यहाँ पे प्री इमेज नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट ऑन्टो, यानी ये 1 1 तो है लेकिन ऑन्टो नहीं है। इसका मतलब हो गया कि हाँ ये कि पहला ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि इसी में बोल रहा है कि 1 1 होगा बट नॉट ऑन्टो, ऑन्टो नहीं होगा। तो जैसा कि हम लोग देखें कि 1 1 तो हो गया लेकिन ये ऑन्टो नहीं हुआ, जो कंडीशन था उससे हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि जो यहाँ दिया हुआ है रिलेशन क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि इसमें जो फंक्शन है वो साफ साफ ये बोल रहा गया है कि फंक्शन जो बना हुआ है वो आपका रियल नंबर से रियल नंबर में बना हुआ है, रियल नंबर से रियल नंबर में। और जो फंक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन किया है कि वो मोड x है। और इस मोड x का मीनिंग हम लोग ये समझते हैं पहले कि आखिर ये मोड x होता क्या है। मोड x अपने आप में 2 वैल्यू देता है, ऐसे मोड x जो होता है अपने आप में 2 वैल्यू देता है, एक नेगेटिव वैल्यू तो एक पॉजिटिव वैल्यू। अंदर जो यहाँ अंदर यहाँ का जो x होता है, x को डिफाइन किया जा सकता है या तो -x में या तो फिर +x में, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे ये मोड x आ जाएगा ना तो वो हमेशा पॉजिटिव कर देगा। अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं तो देखो ये 1 कर देगा, और अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तब भी क्या कर दे रहा है, ये 1 का 1 ही निकल रहा है। मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि इधर जब हम 1 रख रहे हैं तब भी इसका मैपिंग 1 के साथ हो रहा है, और जब यहाँ -1 रख रहे हैं तब भी इसका मैपिंग 1 के साथ हो रहा है। तो क्या हम इसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे? नहीं, जिसकी वजह से हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सीधे यहाँ इसके आधार पे हम लोग ये चेक करके बोलेंगे कि जो फंक्शन है आपका नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है।
जब ये 1 1 नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते थे, ठीक है, कि अगर इसको फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स बराबर, उसको कर देते हैं एफ एक्स 1, फिर इसको कर देते हैं। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते थे कि एफ इज नॉट 1 1, ऐसे भी चेक कर सकते थे कि अगर हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स 1 तो ये बन जाता है मोड एक्स 1, अगर हम इसको मान लेते हैं एक्स 2 तो ये बन जाता है मोड एक्स 2। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कि अगर ये दोनों को इक्वल कर देते हैं कि एफ एक्स 1 बराबर आपका एफ एक्स 2, तो जानते हैं कि यहाँ पे जो एफ एक्स 1 है उसका जो रिजल्ट है वो एक्स 1 का मोड है, इधर आपका हो जाएगा एक्स 2 का मोड। हम लोग जानते हैं कि इधर दोनों अगर आपस में बराबर है, एक्स 1 का मोड एक्स 2 का मोड, तो एक्स 1 यहाँ अपने आप में क्या क्या लाइज कर सकता है, यहाँ हो सकता है ये अपने आप में कि माइनस में एक्स 1 या फिर ये एक्स 1। उसी तरह इधर क्या हो सकता है माइनस में एक्स 2, और ये क्या हो सकता है कि और एक्स 2 हो सकता है। तो x1 जो हो गया वो x2 के बराबर, माइनस x1 जो हो गया माइनस x2 के बराबर। तो यहाँ क्लियर नहीं पता चलता है कि किसका मैपिंग किसके साथ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन ये होता है वो पॉजिटिव देता है, नेगेटिव रखने पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रखने पे पॉजिटिव देगा। इसका मतलब इधर जो फर्स्ट सेट का वो 2 एलिमेंट को सेकेंड सेट में एक ही एलिमेंट के पास ले जाएगा, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। दूसरी बात कि ये ऑनटो भी नहीं हो पाएगा, कारण है कि इसका एक एलिमेंट का इधर एक प्री इमेज मिलना चाहिए, जबकि इधर एक इमेज का इधर 2 प्री इमेज मिल रहा है, जिससे हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि f इज यानी जो फंक्शन है इज नॉट ऑनटो, कि फंक्शन ऑनटो नहीं है, यानी कि ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑनटो भी नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 आ जाएगा, सी नंबर, कि नादर 1 1 नॉर ऑनटो। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर अगला 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है कि इफ फंक्शन R2R यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर बनता है और डिफाइन किया गया फंक्शन को 2x + 7, तो हमको क्या करना है f इनवर्स x को निकालना है। तो f इनवर्स x फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको ये मालूम है कि जो फंक्शन हम लोग का है वो ये दिया हुआ है कि 2x + 7 ये फंक्शन दिया हुआ है, और हम लोग ये जानते हैं कि जो fx होता है उसी को हम लोग y बोलते हैं, यानी जो fx होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं y। fx यानी क्या, फंक्शन ऑफ x। हर एक एलिमेंट का, जैसे इसको समझिए, ऐसे समझिए तब क्लियर समझ में आएगा कि ये 1 हो गया, इस 1 को ही लोग मान लिए x मान लिए, तो इधर जो मैपिंग बनता है तो इसका कुछ ना कुछ होगा ना यहाँ पे एलिमेंट, जैसे 1 का 2 के साथ बन गया, तो यही 2 को हम लोग क्या नाम देते हैं fx नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे जो 2 यहाँ पे जो x का वैल्यू 1 है, तो जब यहाँ x का वैल्यू 1 रखें, ये x का वैल्यू यहाँ 1 रखें, तो 1 रखने से क्या बना 2, तो जो 2 बना उसी को हम लोग पूरा fx बोलते हैं। तो इसको हम लोग y भी बोल सकते हैं, जैसे fx को हम लोग y भी कह सकते हैं, इसीलिए fx से हम लोग क्या रख दिए y को रख दिए। अब इधर जो है वो क्या है 2x + 7 हो। अब यहाँ से अगर हम लोग x निकालेंगे तो x क्या आ जाएगा y इधर का जो +7 इधर -7 आएगा, इक्वल टू यहाँ पे 2x होगा। यहाँ से x निकालेंगे तो y - 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू यहाँ x आया। मतलब यहाँ ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू निकला है y - 7 डिवाइड बाई 2। अब मुझे ये समझना है कि जो x है, x को ही हम क्या बोलते हैं इनवर्स ऑफ y बोलते हैं, यानी कि फंक्शन का इन्वर्स को ही y बोलते हैं। इधर क्या दिया है y - 7 डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पे y है तो फंक्शन y के टर्म में है, और हमको निकालने बोला गया है x के टर्म में, f इनवर्स x निकालने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ y की जगह में x से रिप्लेस करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा x - 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यही जो वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला गया था कि f इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो x - 7 बाई 2 होगा, जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है डी में, है ना, कि x - 7 बाई 2। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें वैल्यू निकालने बोला गया, जो कि बहुत ईजी है, और ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि cos इनवर्स है और ये √3/2 है,
प्लस है, फिर यहाँ पे कोस इन्वर्स है और 1/2 है। इसका वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग ये चेक करेंगे सबसे पहले कि अगर ये कोस इन्वर्स है ना, तो कोस में √3/2 का वैल्यू कितना एंगल में मिलता है, कौन सा एंगल में हमें कोस का कौन सा एंगल में √3/2 मिलता है। तो वो जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, उसको हमको याद रखना होगा। जैसे कोस का 0 डिग्री में 1 होता है और फिर 30 डिग्री में √3/2 होता है। तो हम लोग को इसको क्या करना होगा, इसके जगह पे ऐसे पुट करेंगे क्या, तो कोस 30 डिग्री और 30 डिग्री यानी कि π/6। ये π/6 यानी कि 30 डिग्री में √3/2 का वैल्यू आता है। और फिर प्लस करेंगे, फिर कोस, ये ठीक अपना जगह हम कोस इन्वर्स। अब फिर उसी तरह यहाँ पता करेंगे कि कोस में 1/2 का वैल्यू कितना में आता है। तो 1/2 का जो वैल्यू होता है कोस में 60 डिग्री में आता है, और 60 डिग्री को हम लोग π/3 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रेडियन के टर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे कोस इन्वर्स और कोस तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्या मिलेगा यहाँ से π/6। सेम टू सेम यहाँ कोस इन्वर्स कोस से कैंसिल हो गया, मिल जाएगा π/3। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा पाई प्लस यहाँ हो जाएगा 3 के टेबल में 2 यानी कि 2π, यानी टोटल हो जाएगा ऊपर में 3π डिवाइड बाई 6। अब यहाँ जब 3 का टेबल में कटेगा 2 तो मिला π/2। यानी हम ये कर सकते हैं कि कोस इन्वर्स √3/2 प्लस कोस इन्वर्स 1/2 का जो रिजल्ट आया वो क्या आया है, π/2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में ये फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि साइन इंटू टेन इन्वर्स माइनस में √3 है और फिर प्लस कोस इन्वर्स है माइनस में √3/2 है। अब इसका जो वैल्यू होगा कौन सा होगा, ऑप्शन में है 1, -1, 0 या फिर नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन जो है वो साइन है, इनटू में है, फिर टेन इन्वर्स है, माइनस में √3x और फिर कोस इन्वर्स माइनस में √3/2 है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हो गया आपका साइन, तो साइन हो गया, इनटू में ये टेन इन्वर्स माइनस √3 है। तो आप लोग को थोड़ा सा ये जानकारी होना चाहिए कि जब टेन इन्वर्स हो और माइनस में x हो तो इसको हम लोग माइनस में टेन इन्वर्स x लिखते हैं। ये इस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। और अगर कोस इन्वर्स पे होता है यही चीज़ कि कोस इन्वर्स और माइनस में x है तो हम लोग इसको लिखते हैं पाई माइनस कोस इन्वर्स x। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे अभी, कि जैसे टेन इन्वर्स माइनस में √3 है तो पहले लिखेंगे हम लोग कि माइनस और यहाँ लिखेंगे टेन इन्वर्स और अंदर अब रह जाएगा केवल √3। फिर हम लोग प्लस करेंगे, इसमें लगाएंगे माइनस को हटाने के लिए कि पाई माइनस यहाँ हो जाएगा कोस इन्वर्स और इस जगह पे हो जाएगा √3/2। फिर आगे जो प्रोसेस है कि साइन है, यहाँ हम लोग जान रहे हैं माइनस है, यहाँ आपका टेन इन्वर्स है। अब जो √3 है ये पता करेंगे कि 10 में √3 कहाँ मिलता है। तो 10 में जो आपका √3 है वो 60 डिग्री में मिलता है। तो हम लोग लिखेंगे कि 10 60 डिग्री यानी कि π/3, फिर प्लस देंगे, फिर पाई देंगे, माइनस यहाँ आपका कोस इन्वर्स है। फिर उसी तरह पता करेंगे कि कोस में ये √3/2 कितना में आता है। तो कोस में √3/2 30 डिग्री में आता है और 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6। अब जो अगला सवाल है, मतलब अगला जो स्टेप है वो ये हो जाएगा कि साइन माइनस ये टेन इन्वर्स से 10 कट जाएगा, यहाँ से आएगा π/3, फिर प्लस आएगा, यहाँ से पाई आएगा, माइनस ये कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल होगा, फिर माइनस क्या बचेगा π/6 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ अंदर में सॉल्यूशन करेंगे कि सबका एलसीएम 3, 1, 6 का एलसीएम हो जाएगा 6 और 3 के टेबल में 6 यानी कि माइनस में 2π प्लस यहाँ हो जाएगा 6π माइनस हो जाएगा पाई। कुल मिला के जो अंदर में आने वाला है 6π और इधर से माइनस में 3π यानी ऊपर में आ जाएगा माइनस में प्लस 3π/6 यानी कि
3 2 जा 6 π/2 और हम लोग जानते हैं ये साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो हम लोग को यहाँ मिल गया 1, यानी जो ऑप्शन ए है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें ये बोला जा रहा है कि 1/2 है और कोस इनवर्स है 1 - x है और नीचे 1 + x है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, और जो x का वैल्यू है 0 से 1 के बीच में ही लाइज करेगा। तो इसको इस जगह पे हम लोग फॉर्मूला में ले आने के लिए, यानी कोस इनवर्स है तो इसको कोस के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, x के जगह पे मान लेंगे tan² थीटा। जैसे ही x जगह हम लोग tan² थीटा लेट कर लेंगे तो यही जो क्वेश्चन है यानी जो फंक्शन है अब वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। 1 की जगह पे 1 - x की जगह पे आ जाएगा tan² थीटा डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 1 + tan² थीटा। और ये जो फॉर्मूला हो जाता है किसका, तो cos 2 थीटा का, तो 1/2 कोस इनवर्स, और ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है, मतलब इस पूरा फंक्शन का ये जो पूरा अपने आप में फॉर्मूला जाता है जिसका फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा का, ये फॉर्मूला है। अब कोस इनवर्स और जब कोस कैंसिल होगा तो बच जाएगा 1/2 और यहाँ से इनटू बनेगा कोस 2 थीटा बनेगा, तो 2 कट जाएगा, आ जाएगा थीटा। अब हम यहाँ से जो थीटा है उसका वैल्यू को बनाएंगे, यहाँ से निकालेंगे इस जगह पे, क्योंकि हम लोग के पास है x = tan² थीटा, तो स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा √x। अब इधर बन गया हमारा tan थीटा, अब tan को जब इधर लाएंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स रूट में x बराबर थीटा, यानी कि थीटा के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं tan इनवर्स √x से, और ये जो है अपने आप में ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 तक हो गया है। अगला हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग 9 को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से है जो चैप्टर 2 में है ना। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल है जिसमें ये बताया गया है क्वेश्चन में कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, इसका जो है वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है tan इनवर्स, इसको ऐसे मान लें, इसको x की जगह पे मान लें, इसको y मान लें, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको हम लिख देते हैं कि जो फॉर्मूला है क्या, कि जब ये tan इनवर्स x प्लस जब tan इनवर्स y के फॉर्म में हो तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स ऊपर होगा x + y और नीचे 1 - xy। तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको क्या करेंगे, पुटअप करेंगे तो कुछ आंसर आ जाएगा। देखते हैं वो आंसर क्या आता है, अभी तो हमको भी नहीं पता है कि वो आंसर कौन सा है, ठीक है, बताने के बाद ही पता चलेगा कौन सा इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स और x की जगह पे आ जाएगा 1/4 प्लस y की जगह पे आ जाएगा 2/9 डिवाइड बाई 1 - 1/4 इंटू 2/9, ये कुछ इतना सा आ रहा है। अब हम लोग आगे इसको देखेंगे तो आएगा कि tan इनवर्स और यहाँ एलसीएम लेंगे ऊपर में तो हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 9 प्लस और 9 + 9 4 2 जा 8 और नीचे भी हो जाएगा एलसीएम कि 36 क्योंकि नीचे में 1 है तो 36 आएगा और यहाँ आ जाएगा 36 - 2, कुछ इतना आने वाला है। और उसके बाद हम लोग का आएगा कि tan इनवर्स ऊपर हो गया 17, नीचे हो गया 36, फिर आ जाएगा 34 और फिर आ जाएगा 36। तो इससे क्या होगा कि 36 से 36 को हम लोग कट कर देंगे, 17 भी कट हो जाएगा, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, यानी यहाँ से आएगा tan इनवर्स ऊपर में आ जाएगा 1, नीचे से आ जाएगा 2। तो tan इनवर्स 1/2 जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग इसमें एक फॉर्मूला यूज हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसका रिजल्ट होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स
इंटू एक्स प्लस वाई पाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसके आधार पे हम लोगों ने क्या किया, इसका आंसर यानी कि पहला जो ऑप्शन नंबर ए है tan इनवर्स 1/2 वो आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला जा रहा है कि x और y के वैल्यू निकालना है, और ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये, जिसमें 2 इंटू एक मैट्रिक्स है प्लस एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों का सम कुछ दिया हुआ है वैल्यू, और हम लोग को यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है। जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में जाता है। इसको सॉल्व पहले करते हैं। जैसे दिया हुआ है 2 इंटू पहला एलिमेंट x है, फिर 5 है, फिर 7 है, और फिर y माइनस 3 प्लस है, फिर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 का, फिर 4 2 का, इस तरह से एक और मैट्रिक्स है जो इक्वल है 7 15 14 और 14 का। तो सबसे पहले जब कभी भी किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई अगर स्केलर नंबर होता है तो उस नंबर से पूरा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और मैट्रिक्स का हर ही एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ हो जाएगा आपका 2x, ये आ जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा 2y माइनस 6 प्लस दूसरा जो मैट्रिक्स है 3 1 4 2 इक्वल टू यहाँ आपका 7 15 14 और 14 है। यहाँ हम दोनों मैट्रिक्स का सम है, यानी दोनों मैट्रिक्स का सम करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि 2x 3 के साथ तो बन जाएगा ये 2x प्लस 3, 10 का 4 के साथ बन जाएगा 14, 14 का 1 के साथ बन जाएगा 15, और 2y माइनस 6 को ऐड करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 2y माइनस, देखिए माइनस 6 और प्लस 2, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 4। तो एक बार लिख देते इसको माइनस में 4 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7 15 14 और 14। अब जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे जिसके पास है, जैसे ये वाला इसके पास x है तो इसको इसके साथ, और ये जो एलिमेंट है इसको 14 के साथ क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। यानी कुछ ऐसा कि 2x प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 7, एंड एक मिल जाएगा आपका 2y किसके बराबर, माइनस 4 बराबर 14 के बराबर। तो यहाँ से x हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो x जब निकालेंगे यहाँ से तो कुछ इतना आ जाएगा, यानी कि 2 मिल रहा है, x बराबर 2 आ रहा है। अब यहाँ से y निकालेंगे तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 प्लस माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, फिर यहाँ से y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में तो 9, तो y बराबर आ गया 9। तो अगर हम देख लेते हैं x बराबर 2 y बराबर 9 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी 2 और 9 है। तो इस तरह करके हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हुआ। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक का एक वीडियो में बनाएंगे। चलिए तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए, है ना, अच्छे से।